Good afternoon, students. So let's continue with the chapter Outcomes of Democracy. And our today's topic is Accommodation of Social Diversity. कल हमने देखा था कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी मतलब जिस भी देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहां पर हमें क्या रिजल्ट्स क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। और हम साथ में ये भी चीज को समझ पाए हैं कि अभी अगर हम विश्व पटल पर देखें तो कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपना लिया है। क्योंकि अगर हम इसको डिक्टेटरशिप के साथ कंपेयर करते हैं तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कई परिदृश्यों में इससे ज्यादा बेटर, ज्यादा बेहतर हमें नजर आता है। So here now we can start from that point. No society can fully and permanently resolve conflicts among different group. हम किसी भी समाज की बात करें, किसी भी सोसाइटी की बात करें, किसी भी गवर्नमेंट की बात करें, किसी के पास भी आपसी विवादों का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। बट वी कैन लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस एंड वी कैन इवॉल्व अ मैकेनिज्म टू निगोशिएट द डिफरेंसेस। लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम हर धर्म को, हर डिफरेंसेस को प्रॉपर एक रिस्पेक्ट दें, उसको एटलीस्ट हम रिजॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। हम उसे विधि सम्मत तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में, जो अंतर है, जो लोगों के ओपिनियन में डिफरेंसेस हैं, उनको हम दूर करने की कोशिश करें। एंड डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। और ये माना जाता है कि डेमोक्रेसी जो है इसमें एक सबसे बेहतर तरीका होता है इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने का। क्योंकि ये एक समान अवसर देती है। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो जातिगत और धर्मगत आधार पर नहीं बनती है, इसलिए डिफरेंसेस को सॉल्व करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हम मान सकते हैं। Ability to handle social differences, divisions and conflict is a plus point of a democratic regime. हम ये मानते हैं कि जो सोशल डिफरेंसेस को हैंडल किया जाता है, जो डिविजन्स हैं, जो विवादों को दूर करने का एक प्लस पॉइंट हम मानते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास में होता है। बट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस इन अदर टू अचीव दिस आउटकम। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने इन गोल्स को जब ही अचीव कर सकती है जब ये इस तरह की जो कंडीशंस आप देखेंगे नीचे, इस तरह का अगर दृश्य है, इस तरह की स्थिति किसी देश में है, तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ऊपर के जितने भी इश्यूज हैं इनको सॉल्व करने में कैपेबल रहती है। द फर्स्ट वन इज the majority always needs to work with the minority so that the governments function to respect the general view. जो मेजोरिटी गवर्नमेंट की सरकार बनती है, हम जानते हैं कि जिसको पूर्ण बहुमत मिलता है उसी की सरकार बनती है। तो अगर पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन रही है तो उसको अपने साथ काम करने के लिए जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं उनकी भी जरूरत पड़ेगी। तो गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जो भी वो कार्य करती है, वो इन सब बातों को ध्यान में रखकर, ये सब जो बातें हैं ये साधारण है किसी देश को चलाने के लिए कि मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी के साथ कम करेगी। तो जो रूल्स और रेगुलेशंस बनेंगे वो डेफिनेटली इन सब बातों को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। This next one is rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different persons and groups may and can form a majority. अब मेजोरिटी अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा उसी को मिलती रहेगी। आप देखते हैं कि भारत में जितनी बार भी चुनाव होते हैं, हर बार रुझान जो है, हर बार हम अगर कुछ प्रीवियस ईयर को भी हम देखें, पलने पलट कर देखें, तो हम देखेंगे कि अलग अलग समय में अलग अलग जो पार्टीज हैं उनका शासनकाल रहा। बहुत समय तक हमारे देश में कांग्रेस ने शासन संभाला, उसके अलावा जनता दल ने संभाला कई राज्यों में। इसके बाद अगर हम बात करें अभी एक प्रेजेंट हम देखें तो बीजेपी की सरकार बनी हुई है। दिल्ली में देखें तो आप पार्टी जो है दिल्ली का सारा कामकाज देख रही है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यही होता है कि किसी का मतलब एक पर्टिकुलर कोई कास्ट या पर्टिकुलर कोई ग्रुप ऐसा नहीं है कि जिसको आपने हमेशा वही जीतता आएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चूंकि चुनाव है और जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है, तो इसका मतलब यह है कि हम अपने हिसाब से उस चुनाव की पूरी विचारधारा को, पूरे रुझान को बदल सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो वोटर्स हैं वो किस पार्टी को वोट ज्यादा देते हैं। तो हर बार हर व्यक्ति को, हर ग्रुप को अपना जो मेजोरिटी है वो साबित करने का मौका सरकार की तरफ से जरूर मिलता है।
द नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर्स। जैसा कि हमने देखा इस पूरे चैप्टर का मोटिव यही रहा कि कहीं ना कहीं हम मानते हैं इस चीज को कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो दूसरे जो अदर फॉर्म होते हैं उनसे कई गुना ज्यादा बेहतर होती है। तो ये नीचे कुछ और पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर पाते हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं, इस डिसीजन पर पहुंच पाते हैं कि डेमोक्रेसी बेटर है। द फर्स्ट वन इज based on the idea of deliberation and negotiations, thus the necessary delay in implementation। कई बार हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, चूंकि वो जनता की बनी हुई गवर्नमेंट रहती है, तो जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो विधि सम्मत लिए जाते हैं, कानून के दायरे के अंतर्गत लिए जाते हैं, लोगों से सलाह मशवरा करके लिए जाते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी आइडिया के इम्प्लीमेंटेशन में देर हो जाती है, क्योंकि इन सब लोगों की राय लेना जरूरी है। क्योंकि ये डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ तानाशाही नहीं है कि जिसने जो बोल दिया, जो हेड ने बोल दिया वो आपको फॉलो ही करना है। अगर जनता चाहे तो उस चीज को नकार भी सकती है। एंड डिसीजंस आर एक्सेप्टेबल टू पीपल एंड आर मोर इफेक्टिव। जो निर्णय दिए हैं आपने, अगर जनता उसको स्वीकार कर रही है, उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट इस समय में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो और ज्यादा प्रभावी हो जाती है। अ सिटीजन हैज द राइट एंड द मीन्स ऑफ एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी। मैंने कल भी आपको बताया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होती है, पारदर्शी गवर्नमेंट होती है। आप साइंस पढ़ते हैं बेटा, आप जानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि हम एक चीज की उस पार बहुत क्लियरली देख सकें। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करती है उसमें स्पेशली वो जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस रहता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है। उसमें आप अपने विचारों को भी शामिल कर सकते हैं, आप अपना ओपिनियन गवर्नमेंट को दे सकते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, पीपल्स ऑन गवर्नमेंट। जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, विधि सम्मत गवर्नमेंट है, क्योंकि वो जनता की खुद की बनाई हुई गवर्नमेंट है। कौन लोग सरकार बनाते हैं? जिनको हम अपने वोट के माध्यम से चुनते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो जाकर सरकार का निर्माण करते हैं। अगर चुनाव ना हो, हर व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री मान लेगा, हर व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रपति मान लेगा, तो ऐसे में देश को चलाना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए चुनाव प्रणाली रखी जाती है कि हम अपने प्रतिनिधियों को, चूंकि हम नहीं जा सकते, भी सारे लोग तो दिल्ली में जाकर बैठ के निर्णय ले नहीं सकते ना कि देश को कैसे चलाना है, तो हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं ताकि वो मिलजुल कर आपसी सहमति से ऐसे निर्णय लें जो देश हित में रहें। There is inability of democracy to achieve higher economic growth, which is a cause of worry। जैसे कि माना जाता है कि एक बहुत हायर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है हमारे देश का भी, तो ये चिंता का विषय जरूर रहता है कि अभी हमें अपने आप में बहुत, जो हमारी शासन प्रणाली है इसमें हमें बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। एबिलिटी टू हैंडल डिफरेंसेस, डिसीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम्स। तो हम ये मानते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसके एक पॉजिटिव पॉइंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाना हो, डिसीजन लेना हो, इन सब मामलों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्लस है, पॉजिटिव है। Democracy has strained the claims of the disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity। मैंने आपको कल भी ये चीज समझाई थी कि हम जातिगत आधार पर चुनाव नहीं करवाते हैं। डेमोक्रेसी की एक सबसे बड़ी ताकत ये है कि इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है कि ये व्यक्ति इस कास्ट का है तो ये चुनाव नहीं लड़ सकता है, या ये इस कास्ट का है या इस रंग का है तो ये वोट नहीं डाल सकता। हर व्यक्ति की एक अपनी ऑन डिग्निटी है, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जिसका उपयोग वो वोट डालते समय करता है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा भी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति पैसे वाला है तो भैया आप एक काम करो 10 वोट डाल सकते हो क्योंकि आपके पास पैसा बहुत है, ऐसा नहीं होता। इक्वल स्टेटस है, गवर्नमेंट की नजर में हम सब समान हैं और हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है वोट डालने की। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कुछ हमें और बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे पहला है डिग्निटी ऑफ वुमन। The one way to ensure that women-related problems get adequate attention is to have more women as elected representatives। हम पहले की बात करें कि महिलाएं इतनी सक्रिय रूप से राजनीति में भाग नहीं लेती थी, लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट भी किए गए और आज की तारीख में वुमेन्स भी जो हैं चुनाव में एज ए रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करती हैं। टू अचीव दिस इट इज अ लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज। और गवर्नमेंट ने निश्चित किया कि एक निश्चित जो प्रपोर्शन है, एक निश्चित अनुपात में औरतों का भी चुनाव प्रक्रिया में होना कंपलसरी है। हम राज्यसभा लोकसभा की बात करें, हम इंदौर का एक एग्जाम्पल लें, सुमित्रा महाजन भी बहुत बार इंदौर से चुनाव जीती हैं और वो आप देखें कि स्पीकर के रूप में भी उन्होंने बहुत समय तक कार्य
किया है। पंचायती राज इन इंडिया हैज रिजर्व 1/3 सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज फॉर वुमन। ये याद रखिएगा आप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर हम भारत में पंचायती राज्य सिस्टम की बात करें तो यहाँ 1/3 सीट्स जो है लोकल गवर्नमेंट में वुमेन्स के लिए सिक्योर रखी गई हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। इन मार्च 2010 द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल was passed in the Rajya Sabha, ensuring 33% reservation for women in parliament and state legislative bodies. जैसा कि 2010 में एक बिल पारित हुआ जिसमें महिला आरक्षण बिल के नाम से हम इसको जानते हैं, जो राज्यसभा ने निश्चित किया कि 33% रिजर्वेशन रहेगा वुमेन्स सीट का पार्लियामेंट में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज में भी। तो ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने आप में ये याद रख सकते हैं, इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। डेमोक्रेसी has strained the claims of disadvantage and discriminated caste। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था, ये पॉइंट वापस से यहाँ पर थोड़ा सा एलोबरेट होकर आपके सामने आया है। When governments are formed, political parties usually take care that representative of different castes and tribes find a place in it। जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, जब पॉलिटिकल पार्टीज फ्रेम होती हैं, तो वो इस बात का बहुत ध्यान रखती हैं कि वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किसी पर्टिकुलर किसी विशेष जाति में से नहीं करेंगी। वो हर तरह की कास्ट और हर तरह के ट्राइब्स के व्यक्तियों को मौका देती हैं कि वो इस चुनाव में पार्टिसिपेट करें। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन फॉर फेवर ऑफ सम कास्ट। जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वो पर्टिकुलर किसी कास्ट को ही ज्यादा ध्यान देती हैं। जैसे बीजेपी के बारे में भी ये कहा जाता है कि बीजेपी एक हिंदूवादी पार्टी है, वो हिंदुओं के हित के बारे में, हिंदुओं के लिए ज्यादा सोचती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स फॉर इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल कास्ट। ये मैंने अभी आपको समझाया था कि डेमोक्रेसी एक मौका देती है हर व्यक्ति को समान स्तर पर, समान मौके प्रदान करती है कि वो वोट डाल सके। डेमोक्रेसी ट्रांसफॉर्म्स पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ अ सिटीजन। अ डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स। सीधी सी बात है कि डेमोक्रेसी हमें इस बात का मौका देती है, इस बात का अधिकार देती है कि हम अपने रूलर्स, हम अपने शासकों को चुने जो देश को चलाएं और हम उन पर कंट्रोल भी कर सकें, ताकि हम किसी वो कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो हम उसका विरोध भी कर सकें। द नेक्स्ट वन इज अ सिटीजन हैज द राइट एंड द मीन्स ऑफ एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। आरटीआई, कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी कि देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। इन अक्टूबर 2005 द राइट टू इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा 2005 में एक्ट पास हुआ था जिसे हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के नाम से जानते हैं। लॉ हैज पास्ड विच इंश्योर ऑल इट्स सिटीजंस द राइट टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें जो भी काम काज चल रहा है उसको जानने का हमारा अधिकार है। आरटीआई के तहत हम उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि आपने ये डिसीजन किस बेसिस पे लिया, आप ये काम किस तरीके से कर रहे हैं, और इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको मना नहीं करेगा क्योंकि आपका स्वयं का अधिकार रहता है। सो इट इज अ शॉर्ट बट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन। सो आई होप कि समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।